सबसे पहले मैं बार एसोसिएशन का खासतौर पर सदर मुहतरम और सेक्रेटरी साहबान का बड़ा शुक्रगुजार। पिछले दिनों में बार कौंसिल के इलेक्शन में जब हम मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर गए हैं तो दो तीन चीज़ें देखने को मिली हैं बतौर प्रोफेशनल वकील के मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के बारे में राय दी जाती है, जिसमें गुजरात बार को एक पढ़ी लिखी बार के तौर पर जाना गया है पूरे डिवीजन में, बतौर लाइब्रेरी के हिसाब से, लेक्चर्स की डिलीवरी के हिसाब से। इसी तरह अगर आप, चूँकि मेरा कंसर्न क्रिमिनल लॉ के साथ है, अगर आप क्रिमिनल लॉ के हवाले से माजी में या मुस्तकबिल में जो मोस्टली लॉ देख रहे हैं, जो अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आ रहा है, वहाँ पर ज़्यादातर जो वकला पेश हो रहे हैं जो सेटल्ड लॉ की शक्ल में, वो शेखपुरे के हैं या गुजरात के। बड़े कम केसेस हैं जो गुजरांवाला की हद तक जो है ऊपर गए हैं, हाईलाइट हुए हैं। उस लिहाज से हमारा वज़ीराबाद बार एसोसिएशन का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये किसी तौर पर भी नाकाबिले फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं ये भी गुजारिश करूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम नई नई चीज़ें देखते हैं। 75 या 76 ईयर्स होने के बावजूद अब भी रोज़ाना नई नई इंटरप्रिटेशंस उन्हीं दफ़ात के बारे में आ रही हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास साथियों की तादाद ज़्यादा हो तो हम ये, अब चूँकि हमारा ये नया सिलसिला शुरू हुआ है, इस लिहाज से हम जितने भी दोस्त यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ये हमारे लिए सरमाया है। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। जो प्रोसीजर है हमारा, इनिशियली हमारे पास क्रिमिनल लॉ में कोई भी प्रोसीडिंग शुरू करने के दो तरीक़ाकार हैं। अल्टीमेटली मेरा टॉपिक स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल लॉ है, लेकिन मैं इसको सिर्फ एक सेक्शन की हद तक सिर्फ इजाफा करूँगा कि हमारे पास प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए दो लॉज हैं, दो तरीक़ाकार हैं। वैसे तो ज़ाब्ता फौजदारी जो है, ये तमाम प्रोसीजर जो है, इसमें कुछ दफात को अगर निकाल लें तो बाकी सारी जो सेक्शंस हैं जो मुख्तलिफ चैप्टर्स की शक्ल में मौजूद हैं, वो रिलेटेड प्रोसीजर जो है वो ट्रायल से है। लेकिन इसके बावजूद दो जो स्पेशल चैप्टर्स हैं उनको प्रोसीजर के लिहाज से डिवाइड किया है। अल्टीमेटली जब हम देखते हैं कि फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से लेकर टिल द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेजेस ही हैं और ट्रायल ही प्रज्यूम किया जाता है। सीआरपीसी के हवाले से सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि सीआरपीसी 1850s में जो पहला लॉ कमीशन ने बिल सब कॉन्टिनेंट में पेश किया, और अल्टीमेटली इट इज़ ए कंक्लूसिव डिसीजन ऑफ ऑलमोस्ट 41 बिल्स। लॉ कमीशन जो था उसने तकरीबन 41 बिल दिए। जो आखिरी बिल था वो 1867 में पेश किया गया, और ये तमाम बिल्स जो हैं इनको एक्यूमुलेटिव पोजीशन में कंपाइल करने के बाद, इनको डिवीजन करने के बाद अल्टीमेटली आके 1898 अप्रैल में आके इसकी प्रोमलगेशन हुई और बाकायदा प्रोसेस ये कोर्ट का हिस्सा बना। जैसे कि मैंने गुजारिश किया कि सीआरपीसी वैसे तो मुकम्मल जो है वो सारा का सारा कुछ दफात अगर निकाल लें तो वो ट्रायल से ही रिलेटेड है, लेकिन लेजिस्लेचर में दो स्पेशल चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर्स का लफ्ज़ मैं इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सब भाइयों ने देखना है कि इसको स्पेसिफिक चैप्टर के लिहाज से क्यों डिस्कस किया गया। एक चैप्टर 20 है जिसमें ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट है, और एक चैप्टर 22A है जिसमें ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड बिफोर सेशन कोर्ट्स है। ये दो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। अगर तो ट्रायल का तरीकाकार एक ही होता तो लेजिस्लेचर को दो इंडिपेंडेंट चैप्टर जो है उनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ना पेश आती। इन दोनों चैप्टर्स में कुछ
कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन दोनों को अलग-अलग दो इंडिपेंडेंट चैप्टर में तकसीम किया गया। इससे पहले रूटीन के अंदर दो तीन चीज़ों का मैं इजाफा करना चाहूँगा कि आमतौर पर क्रिमिनल लॉ, जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की है कि हमारे मुल्क में इसकी प्रोमलगेशन को इसको एक्टिव करने के लिए तीन जो तरीके हैं वो राइजुल वक्त हैं, जिनमें से दो की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तीसरे की नहीं हो रही। अगर हम सेक्शन 190 CRPC में जाएंगे तो उसमें तीनों तरीकाकार दिए गए हैं। सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 के तहत कोई भी केस जो प्राइवेट कंप्लेंट की शक्ल में इंस्टीट्यूट होता है, सेक्शन 190 सब सेक्शन सेक्शन 90 सब सेक्शन 1 की क्लॉज 1 के तहत अगर कोई भी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट साहब के पास, इसी तरह सेक्शन 90 सेक्शन 1 की क्लास 2 के तहत अगर कोई भी केस जो इंस्टीट्यूट होता है पुलिस प्रोसीजर के साथ और 173 की रिपोर्ट उसके पास सबमिट होती है। और एक तीसरा तरीकाकार है सेक्शन 90 सेक्शन 1 उसकी क्लास 3 है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट साहब के पास भी इख्तियार है कि अगर उनको कोई एप्लीकेशन दी जाती है या बज़ाते खुद उनके पास कोई इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की उनको इल्म में लाई जाती है, इवन देन ही वाज कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट द कंसर्न्ड SHO फॉर प्रोसीडिंग इन दैट केस इन द शेप ऑफ 154 CRPC। लेकिन ये तरीकाकार चूँकि नापैद हो चुका है, वो कहते हैं कि 154 अवेलेबल है आपके पास, 551 CRPC आपके पास अवेलेबल है, इसके बाद 22(1) आपके पास अवेलेबल है, इसके बाद आपके पास 199 अवेलेबल है। इट इज़ द सेम पोजीशन एज वी वर डूइंग विद सेक्शन 100 CRPC। सो ये जो प्रैक्टिस है इसके ऊपर आपको सिर्फ 3 केस लॉ मिलेंगे 70 से लेकर 90 तक, उसके बाद आज तक केस लॉ नहीं आया। सेक्शन 90 सेक्शन 1 क्लॉज 3 जिसके तहत मजिस्ट्रेट साहब के पास इख्तियार है। मैंने 190 का हवाला इसलिए दिया, दैट वाज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर ट्रायल के इस्तगासा की शक्ल में, 173 CRPC की शक्ल में, या अगर मजिस्ट्रेट साहब खुद चाहें तीनों शक्लों में सबसे पहले जो जुरिस्डिक्शन आएगी विद रिगार्ड टू टेकिंग कॉग्निजेंस विद रिगार्ड टू दैट ऑफेंस और विद दैट रिपोर्ट और प्राइवेट कंप्लेंट, वो हम इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास आएगा। अगर वो जो रिपोर्ट उनके पास 173 की शक्ल में आती है या प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 200 की शक्ल में आती है, मजिस्ट्रेट साहब उसको पेरूज करने के बाद ये समझते हैं कि दैट इज ट्रायबल बाय मी, तो वो उसको अपने पास रखेंगे। बसूरत दीगर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत अगर ऐसी दफात जो ज़ाब्ता फौजदारी के दूसरे शेड्यूल के मुताबिक ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय सेक्शन 30 की शक्ल में या सेशन कोर्ट्स की शक्ल में है, तो वो उसका रेफरेंस बनाकर सेशन कोर्ट के भेजेंगे। वहाँ पर सब सेक्शन 2 में सेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एडिशनल का नहीं होगा। अगर एडिशनल का हुआ होता तो सब डिविजनल कोर्ट का मैटर हल हो जाता, ये मैटर कभी भी रेफर होकर गुजरांवाला ना जाते। वहाँ पर सेशन जैसा भी इसको मार्क करते हैं, चूँकि सेशन कोर्ट्स का लफ्ज़ वहाँ पर रेफर किया गया है सब सेक्शन 2 में 190 में, इसलिए ये तरीकाकार ये है कि अगर कोई ट्रायल जो ट्रायबल बाई सेक्शन कोर्ट्स है वो मजिस्ट्रेट साहब को उसको रेफ़र कर देते हैं आगे सेशन जज साहब के पास, ताकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को उसको रेफ़र करें। एक और अहम चीज़ है, रूटीन में हम मोस्टली जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं वो सेक्शन 200 के तहत करते हैं। वाइल सेक्शन 200 इज़ अ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ प्राइवेट कंप्लेंट where the word was written that whenever a private complaint came before a magistrate, he should write the version of the complainant at once. अगर हम 190 के मतन को गौर से देखें तो जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने का हमारा तरीकाकार है सेक्शन 200 के तहत,
वी ऑब्जर्व एज आई परसीव, ये गलत आम है। हमें अगर इस्तगासा फाइल करना है तो चूंकि मजिस्ट्रेट साहब के पास फाइल करना है, दैट शुड बी फाइल अंडर सेक्शन 190 CRPC एंड दिस सेक्शन फर्दर जो सेक्शंस हैं जिनके तहत हम इस्तगासा फाइल करते हैं, वेदर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट और ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट्स। जब ये दोनों सूरत हाल की शक्ल में जो हमारे पास प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीडिंग चाहे 190 सेक्शन 1 क्लास 1 के तहत है, 2 के तहत है, जब ये इसके बाद डिवीजन हो जाती है कि वेदर इट इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट और सेक्शन वेदर इट इज ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, रेफरेंस के बाद या तो उसको रिटेन कर लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब या सेशन कोर्ट्स में रेफर कर देते हैं। हमारे पास रूटीन में 3 चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बिफोर इन ऑल प्रोसीडिंग। एक तो है इंक्वायरी प्रोसीडिंग, एक है इन्वेस्टिगेशन और दूसरा है ट्रायल। अब इस बात को समझने के लिए कि इन तीनों प्रोसीडिंग में डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस तो सारा पीछे आ गया, लेकिन जब प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है या 173 CRPC के तहत रिपोर्ट सबमिट होती है मजिस्ट्रेट साहब के पास, बिफोर डिलीवरी ऑफ कॉपी अंडर सेक्शन 241 और 265C CRPC, जो कोर्ट पेरूज करती है तमाम रिकॉर्ड को, इस तमाम प्रोसीडिंग को हम इंक्वायरी प्रोसीडिंग कहते हैं। सबमिशन के बाद भी इंक्वायरी प्रोसीडिंग है बिफोर सप्लाई ऑफ कॉपी टू द अक्यूज्ड। ये जो प्रोसीडिंग है इंक्वायरी प्रोसीडिंग, ये बड़ी अहमियत की हालत है। मोस्टली द काउंसिल आर ऑलवेज रिलक्टेंट दे विल गो इनटू द कोर्ट आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब मैं आ जाता हूँ बाकायदा तौर पर दोनों प्रोसीडिंग की तरफ, जो कि चैप्टर 20 है और चैप्टर 22 है। मैं बार बार लफ्ज़ चैप्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनकी अलहदगी के बारे में जो आगे प्रोसीजर है वो हम CRPC में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है सारा, इसको ज़ुबानी अखबार, वैसे तो इसके 3-4 जो स्टेजेस हैं उसको ज़ुबानी भी किया जा सकता है, लेकिन जस्ट फॉर माई ओन रीडिंग्स, मेरे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और दोस्तों की गाइडलाइन के लिए मैं ना दोनों चैप्टर्स को मिला कर पढ़ूंगा, चैप्टर 20 को और चैप्टर 22A को। अगर हम चले आते हैं चैप्टर 22A में, तो जो पहला लफ्ज़ 265 में इस्तेमाल होता है वो ये है कि कोई भी ट्रायल जो है वो प्रोसीड करता है सेशन कोर्ट्स में, दैट शुड बी ट्राइड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिस सेक्शन इज मिसिंग इन चैप्टर 20। जब हम चैप्टर 22A का पहला सेक्शन पढ़ते हैं 265, तो उसमें फर्स्ट वर्डिंग है विद रिगार्ड टू सेशन कोर्ट में ट्रायल की प्रोसीडिंग कौन करेगा। वो ये है, इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसमें एक लफ्ज़ है इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसमें प्राइवेट कंप्लेंट का जिक्र नहीं है। और अगर हम चैप्टर 20 जो कि ज़ाब्ता है मजिस्ट्रियल ट्रायल का, उसमें जाके देखें तो वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, उसकी प्रोसीडिंग वहाँ पर कौन करेगा। लेकिन क्योंकि प्रोसिक्यूशन एक्ट एक स्पेशल लॉ है, इसमें हम 493 और 494 जो CRPC है वो उसको मुस्ताद लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी ट्रायल जो पुलिस इंस्टीट्यूट होता है उस पे हम जो प्रोसीडिंग का तरीक़ाकार है वो किसी भी कोर्ट में वो प्रोसिक्यूटर के तरीक़ाकार से ही उसको चलाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ही बतलाएगा कि कौन सी एविडेंस उसने पेश करनी है, कौन सी नहीं करनी। अब जो पहला डिफरेंस है दोनों चैप्टर्स में, चैप्टर 20 और चैप्टर 22A में, दैट वाज विद रिगार्ड टू द प्रोसीडिंग, जिसमें चैप्टर 22A में जो फर्स्टली लिखा गया है वो है that will the police the proceeding which was instituted on police in the shape of 173 CRPC that should be conducted, should be the lafaz hai, should be conducted by public prosecutor in session courts
अब इससे आगे चलता हूँ क्योंकि हमारी जो जितनी भी सीआरपीसी है इसमें 3 अल्फाज जो ऐसे हैं जिनके बारे में हमने इसको ज़ेरे गौर लाना है। हु एंड हाउ, ये 2 बेसिक वर्ड्स हैं जिसके ऊपर सारा लॉ चलता है हमारा। हु वुड बी, हु शुड बी एंड हु कुड बी, दीज आर द 3 वर्ड्स जिसकी इंटरप्रिटेशन वकला हजरात करते हैं और अदालतें करती हैं। हाउ वुड बी, हाउ शुड बी एंड हाउ कुड बी, दीज आर द अदर 3 वर्ड्स जिसकी इंटरप्रिटेशन के लिए वकला और अदालतें अपने अपने जो है अंजाम देते हैं अमूर। अब सर इसके बाद जैसे कि मैंने गुजारिश की कि जब दोनों सूरतों में सेशन कोर्ट्स के पास या मजिस्ट्रेट के पास कोई भी ट्रायल आता है या प्रोसीडिंग आती है तो पहले उसकी इंक्वायरी प्रोसीडिंग है। इंक्वायरी प्रोसीडिंग के बाद 241 अगर चैप्टर 20 में जाते हैं तो सप्लाई ऑफ कॉपीज का है, और 265C जो है वो है विद रिगार्ड टू द सप्लाई ऑफ कॉपी इन सेशन ट्रायल। 241 को मैं पढ़ता हूँ। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट 173 एक्सेप्ट दो ट्राइड समरी प्रोसीडिंग आ गया इसके चैप्टर, आर पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months, copies of a statement of all witnesses recorded under section 161 and 164 and of the inspection note recorded by an investigating officer on his first visit to the place of occurrence shall be supplied free of cost to the accused not less than 7 days before the commencement of trial. बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। 241 को फर्दर पढ़ने से पहले एक चीज़ जो 265C में है या 241 CRPC में है, एक चीज़ हमें ये क्लियर करती है कि कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कब होता है। 241 और 265C का ये जो लफ्ज़ है हमें इस बात की गवाही करता है कि कोई भी ट्रायल चाहे मजिस्ट्रेट के पास है चाहे सेशन कोर्ट्स के पास है, उसका बाकायदा आगाज या फॉर्मल प्रोसीडिंग इन दैट ट्रायल दैट कमेंस एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ